हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हमने सीखा अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है और उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाते वक्त आइए हम अब जानेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, बुक कीपिंग का मतलब होता है सिंपली कीपिंग अ बुक। कीपिंग अ बुक मीन्स एक हिसाब रखना। हमने वैसे पूरी डेफिनेशन पढ़ी है। अगर हम अब ध्यान से देखें बुक कीपिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें कह रखा है बुक कीपिंग इंक्लूड। बुक कीपिंग क्या इंक्लूड करेंगी? फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन कि ये इवेंट ट्रांजैक्शन भी है या नहीं है, और एक बार आइडेंटिफाई हो जाए ट्रांजैक्शन तो सेकेंड, मेजरिंग दैट ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी, और मनी में मेजर होने के बाद हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, जो कि हमने देखा था जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस बिग है तो 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम जर्नल को, और उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है क्लासीफाइंग। हम उस जो जर्नल को हमने डेट वाइज रिकॉर्ड किया है उसे हम अकाउंट वाइज क्लासिफाई करेंगे। सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस। इस पूरे सिस्टम को बुक कीपिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बुक कीपिंग? यानी इसमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता है। हमें ये पता है किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है, कितना देना है, और किस तारीख को हमने क्या गुड्स या क्या एक्सपेंस किए हैं। अगर हम अकाउंटिंग पे आए तो अकाउंटिंग क्या है? देखिए, अकाउंटिंग इंक्लूड समराइजिंग, यानी जिसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं लेजर के बाद, क्लासिफिकेशन के बाद, और फाइनल अकाउंट बनाते हैं टू नो द रिजल्ट। फिर एनालाइज करते हैं कि वेदर ये प्रॉफिट ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है तो क्यों है, कम है तो क्यों है, एंड देन कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से अकॉर्डिंग टू द डिमांड। मीन्स सपोज टैक्स देना है तो गवर्नमेंट से, लोन देना है तो बैंक से, अगर बोनस डिसाइड करना है तो हम एम्प्लॉय से भी बात कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ पढ़ें तो बन जाती है अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटेंसी इंक्लूड बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इन दोनों को जोड़ें तो एक सब्जेक्ट बनता है दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी। तो इसका मतलब बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है। पहले हमें क्या करना होगा? बुक कीपिंग करनी होगी। जैसे ही यानी हमारे रिकॉर्ड्स बन जाएंगे, हम किस स्टेज पे आएंगे? सेकेंडरी स्टेज, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग। और ये कहा भी जाता है बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट वंस यू हैव कंप्लीटेड योर रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट स्टेज इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी आपको अकाउंटिंग स्टार्ट करनी होगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? मेन ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना सारे ट्रांजैक्शन का। और मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या है? टू असर्टेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग का क्या है? रिजल्ट निकालना। तो बुक कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने में मदद करती है, वहीं अकाउंटिंग हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने में मदद करती है। और हम आगे देखें तो लेवल ऑफ नॉलेज, बुक कीपिंग का लेवल ऑफ नॉलेज बहुत लिमिटेड है, लेकिन अकाउंटिंग का थोड़ा हायर लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर होता है। इसीलिए जो बुक कीपिंग वाला पार्ट है वो जूनियर स्टाफ भी रख सकता है, क्योंकि ये क्लरिकल नेचर है, रूटीन वर्क है। लेकिन अकाउंटिंग का पार्ट एक सीनियर स्टाफ रखेगा, क्योंकि एक एनालिटिकल वर्क है जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें एनालाइज करनी होती है। तो ये है डिफरेंस और मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, जिनको दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक सब्जेक्ट बनता है अकाउंटेंसी। आइए अब हम पढ़ेंगे सम टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। क्योंकि आप सब अकाउंट्स के लिए नए हैं तो आपको अकाउंटेंसी में कुछ टर्म्स हैं जो आप सब जानते हैं, पर अब हम उसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जिससे हमारे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। पहला वर्ड आता है कैपिटल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सी, कैपिटल वो अमाउंट है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कौन लगाएगा? बाय बिजनेसमैन टू रन द बिजनेस। तो वो पैसा जो बिजनेस में लगाया गया है, किसके द्वारा? बिजनेसमैन द्वारा। क्यों? ताकि बिजनेस चलाया जा सके। ये चारों एलिमेंट इसमें होने बहुत जरूरी हैं। तो यहां पे अमाउंट इन्वेस्टेड का मतलब
बिजनेस में व्यक्ति कैश भी लगा सकता है, गुड्स भी लगा सकता है, और एसेट्स, एसेट्स हम यहाँ प्रॉपर्टी को बोलेंगे, आगे जाके एसेट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इन तीनों से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। तो कैपिटल हुआ अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय बिजनेसमैन टू रन द बिजनेस। नेक्स्ट आता है इसके बाद ड्रॉइंग्स। देखिए ड्रॉइंग क्या होता है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज, वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस से निकालता है अपने निजी कारणों के लिए। देखिए हमने पहली वीडियो में जाना था कि प्रॉफिट है जो कि ईयरली कैलकुलेट होता है। अब अगर प्रॉफिट ईयरली कैलकुलेट होता है तो हमारा जो बिजनेसमैन का खर्चा है, ही रिक्वायर मनी ऑन मंथली बेसिस और मे बी ऑन डेली बेसिस। तो जब जब उसे पैसों की जरूरत होती है वो पैसा बिजनेस से निकाल लेता है, बिजनेस का पैसा खर्च कर लेता है, लेकिन उस पैसे को बिजनेस कहाँ रिकॉर्ड करता है, ड्राइंग में। सपोज करिए किसी बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए धीरे धीरे करते 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 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। अब अंत में जब उसका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा 5 लाख, तो ये देखा जाएगा 1 लाख वो ऑलरेडी ड्राइंग कर चुका है, तो अब केवल उसे 4 लाख रुपए ही और दिए जाएंगे। तो जैसे जैसे समय का उनको नीड होती है बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे निकालता है, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। नेक्स्ट वर्ड है गुड्स। अब गुड्स का मतलब क्या होता है, देखिए एनीथिंग इन विच यू डील, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें आप डील करते हैं, और विच इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल, जो आपने खरीदी है बेचने के लिए। देखिए अगर मेरे पास मोबाइल है तो मेरे लिए मोबाइल है, लेकिन अगर मैं मोबाइल का बिजनेस करता हूं तो वो मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। कार मेरी कार है, लेकिन अगर मेरे पास कार का शोरूम है तो कार मेरा बिजनेस है, तो मींस कार मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। तो गुड्स मतलब इन विच वी डील। नेक्स्ट आता है डेटर। डेटर क्या है, देखिए डेटर वो पर्सन है जिनसे अमाउंट लेना हो, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अ पर्सन। ऐसे लोग जिनसे हमें अमाउंट लेना है, क्यों लेना है, बिकॉज हमने उनको गुड्स बेचा है उधार पे या सर्विस दी है। देखिए आपको व्यक्ति से पैसा लेना हो सकता है 2 कारण से, या तो आपने उनको लोन दिया है या आपने अपने बिजनेस में उनको गुड्स बेचा है उधार में। तो जिन व्यक्ति को हम अपने बिजनेस का गुड्स बेचते हैं उधार पे, क्रेडिट पे, उनको हम डेटर बोलते हैं। तो डेटर टर्म बिजनेस में यूज किया जाता है ऐसे व्यक्ति जिनसे हमें पैसा लेना है क्योंकि उन्होंने हमसे बिजनेस में कुछ गुड्स खरीदा हुआ है क्रेडिट पे, तो उनको हम बोलेंगे डेटर। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर वर्ड। तो क्रेडिटर क्या होता है, अमाउंट पेबल टू अ पर्सन, ऐसा पेम अमाउंट जो हमें किसी व्यक्ति को देना हो। क्यों देना है, क्योंकि फ्रॉम हुम गुड्स और सर्विस परचेज ऑन क्रेडिट, उस व्यक्ति से हमने गुड्स और सर्विस उधार पे परचेज किए हैं। जैसे बिजनेस में हम उधार में गुड्स बेच सकते हैं तो हम खरीदते भी उधार पे हैं। हमें पैसा लेना है तो हो सकता है देना भी हो। तो जिन जिन व्यक्ति को हमें पैसा देना है क्योंकि हमने उनसे गुड्स खरीदा हुआ है उधार पे, वो हमारे क्रेडिटर कहलाएंगे। वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर। तो डेटर जिनसे पैसा लेना है, क्रेडिटर बिजनेस में जिनको पैसा देना है। अब एक टर्म आता है स्टॉक। देखिए स्टॉक का वर्ड एक गुड से यूज किया गया है। स्टॉक मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स, ऐसे गुड्स जो अभी बिके नहीं है। मान लीजिए हमारे पास किसी भी गुड्स की 1000 क्वांटिटी है और हम जिसमें से 300 क्वांटिटी के गुड्स बेच चुके हैं, तो अब हमारे पास कितने बचे, 700। तो दिस 700 इज आवर स्टॉक। तो अनसोल्ड गुड्स। स्टॉक 2 तरह के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक जब हमारा ईयर एंड हो जाता है या जब हम ईयर स्टार्ट करते हैं और हमारे पास लास्ट ईयर का कोई भी स्टॉक पड़ा हुआ हो, तो वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। और जब ईयर एंड होता है और जो गुड्स बच गया है इस साल, वो बिका नहीं, उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जैसे हमने इस साल बिजनेस किया और अंत में 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च पे हमने देखा हमारे पास 5 लाख के गुड्स पड़े हैं, तो 5 लाख हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। पर जैसे ही 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर आएगी, यही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो आइए अब हम जानेंगे इसके बाद इन्वेंट्री के बारे में।
देखिए, स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही चीज होती है, लेकिन इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म के लिए यूज किया जाता है। स्टॉक जो बिजनेस गुड्स खरीदता है और बेचता है, तो वो तो बना बनाया गुड्स खरीदता है तो उसे हम स्टॉक बोलेंगे। पर इन्वेंट्री, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात कर रहे हैं, आपका बिजनेस है गुड्स मैन्युफैक्चर करना फिर बेचना, तो उनके 4 तरह की उसमें इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, देखिए हम कुछ भी, मान लीजिए हम शर्ट्स बनाते हैं, तो पहले हम जो कपड़ा खरीदेंगे उसका जो सामान हमारे पास पड़ा है उसे हम बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। फिर है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ऐसा कपड़े जो हमने आधे काट दिए गए हैं, अभी पूरी तरह से शर्ट्स नहीं बनी है लेकिन आधा काम हो चुका है, तो उसको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। और जो पूरी शर्ट्स बन गई हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड। और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब जी जो गुड्स हमारे बिजनेस में हम खरीदते हैं बेचने के लिए, उनको हम स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। तो स्टॉक तो हो गया बना बनाया गुड्स। इन्वेंट्री एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए यूज किया जाता है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदा, कुछ आधे गुड सेमी फिनिश गुड्स हैं उनको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे, और जो हो चुके हैं उन्हें हम बोलेंगे फिनिश गुड्स, और जो बिकने के लिए तैयार हैं उन्हें बोलेंगे हम स्टॉक इन ट्रेड। अब नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है, देखिए हर बिजनेस के पास एसेट्स हम प्रॉपर्टी को बोलते हैं। प्रॉपर्टी या एनीथिंग, प्रॉपर्टी या ऐसी कोई भी चीज जिसके आप मालिक हो, प्रॉपर्टी या ऐसी चीज जिसके आप मालिक हो, विच विल गिव यू बेनिफिट इन फ्यूचर। पहला, वो आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा, जो आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट दे। और तीसरा, विच हैज सम वैल्यू। ये तीनों एलिमेंट होने बहुत जरूरी हैं। विच हैज सम वैल्यू कैसे, आइए, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा मशीनरी, फर्नीचर, कार, कैश एक्सेट्रा। अब हम इसे जानते हैं ये हमने क्यों लिखा। देखिए फर्नीचर मेरी प्रॉपर्टी है, पहला हुआ पॉइंट। क्या ये मुझे बेनिफिट देती है? हाँ, मेरे ऑफिस में काम आता है, मेरे एम्प्लॉयज बैठते हैं काम करते हैं, तो फर्नीचर तो काम आ रहा है। क्या इसकी कोई वैल्यू है? जी हाँ, अगर हम कुछ भी अगर इसको बेचते हैं, जो भी पैसा मिलेगा कुछ तो मिलेगा, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो ये क्या हुई हमारी एसेट्स, ये क्या हुई हमारी एसेट्स। ऐसे ही मशीनरी, हाँ हमारी प्रॉपर्टी है, क्या बेनिफिट देती है? जी हाँ, उससे हम गुड्स बनाते हैं। क्या उसकी कोई वैल्यू है? बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, बिल्कुल है। कार, यस, कार हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमें बेनिफिट देती है, उससे हम ट्रैवलिंग करते हैं इधर उधर, और उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। तो ये तीनों एलिमेंट जहां आ जाएं तो वो होती है प्रॉपर्टी। जैसे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एडवर्टीजमेंट। कुछ लोग कहते हैं एडवर्टीजमेंट, पहली बात ना तो एडवर्टीजमेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, उससे बेनिफिट जरूर मिलता है कि आपकी सेल्स बढ़ सकती है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे बेचा नहीं जा सकता। ऐसी चीजें जो आपको बेनिफिट दे लेकिन जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक्सपेंस कहलाती हैं। वो क्या कहलाएंगी? एक्सपेंस। तो असेट्स और एक्सपेंस में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये बेनिफिट देते हैं लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि बिल्डिंग, ये प्रॉपर्टी है, ये बेनिफिट भी देती है और ये इसकी वैल्यू भी है। ये हुई हमारी डेफिनेशन किसकी? असेट्स की। लेकिन हम आगे जाएं तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेट्स, कि भाई असेट्स होती कितने तरह की है। देखिए असेट्स दो तरह की होती हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग बांटी गई हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट्स और करंट असेट मतलब, देखिए मैंने आपको पहले बताया था बिजनेस में प्रॉफिट 1 साल का निकाला जाता है। कितने साल का निकाला जाता है? 1 साल का। तो यहां पे करंट को हम करंट ईयर से कनेक्ट करें, यानी ऐसी असेट जो है नॉन करंट असेट्स और करंट असेट जो करंट ईयर की असेट्स है। तो नॉन करंट असेट्स की डेफिनेशन क्या है? ऐसी असेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। लाइफ ऑफ द असेट्स इज मोर देन 1 ईयर। ऐसी असेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। और ये कहां यूज आती हैं? ये आती हैं, इट इज यूज्ड इन द बिजनेस फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स। ये हमारे बिजनेस में गुड्स बनाने या उनको बेचने में मदद करती हैं। हम इन्हें नहीं बेचते, इनसे जो गुड्स बनते हैं उन्हें बेचते हैं। जैसे हुआ मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज। तो ये क्या है? ये नॉन करंट असेट्स हैं। इनकी लाइफ 1 साल से कहीं ज्यादा होती है, तो एक करंट ईयर की नहीं है, इनको नॉन करंट बोलेंगे। इनकी मदद से हम गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं। फिर आता है करंट असेट्स। हाँ, करंट असेट्स ऐसी असेट्स है जिनकी लाइफ 1 साल की हो, या ऐसी असेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी 1 साल के अंदर अंदर। जैसे स्टॉक,
मैंने कोई भी गुड्स खरीदा तो मैंने बेचने के लिए खरीदा है तो 1 साल में बिक जाएगा। डेटर, डेटर वो व्यक्ति हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, क्योंकि हमने उधार में गुड्स बेचा था तो ये भी 1 साल के अंदर अंदर पैसा दे देंगे। तो ये हुई हमारी करंट असेट्स। तो जो हमने असेट्स को बांटा समय के अनुसार, 1 साल से ज्यादा यानी जो ज्यादा अकाउंट्स में आएंगी 3 या 4 साल के अकाउंट्स में, वो नॉन करंट है। जो केवल एक ही अकाउंटिंग पीरियड में आएंगी वो हमारी हुई करंट असेट्स। अब जानते हैं नॉन करंट असेट्स को हमने फर्दर 2 पार्ट में बांटा। क्या? टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल असेट्स क्या है और इंटेंजिबल असेट्स क्या है, आइए देखिए। टेंजिबल असेट्स होती हैं विच हैज सम फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। देखिए असेट्स की डेफिनेशन वही है जो आपकी प्रॉपर्टी हो, जिसकी कोई वैल्यू हो, जो आपको कोई बेनिफिट दे। तो ऐसी एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो आपको दिख रही हैं, विच यू कैन सी, विच यू कैन टच। जैसे एग्जांपल लें, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये आपकी प्रॉपर्टी भी हैं, ये बेनिफिट भी देती हैं और इनकी कोई ना कोई वैल्यू भी होती है। तो ऐसे ही आए। अब आते हैं इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती है जिनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है, ये फिजिकल एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर फिर भी आपकी असेट्स होती हैं। You cannot see, you cannot touch, but they help, they will give you benefit, they has some value और आपकी प्रॉपर्टी है। अब ऐसी कौन सी एसेट्स होंगी? जैसे कंप्यूटर तो हुआ टेंजिबल, पर जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आप लेते हैं वो है इंटेंजिबल, उसकी वैल्यू होती है, वो आपको बेनिफिट देता है और आपकी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही होता है गुडविल। देखिए गुडविल होता है रेपुटेशन इन द मार्केट। अगर आपकी बिजनेस में रेपुटेशन नहीं है तो आपको बिजनेस चलाने में काफी दिक्कतें आएंगी, और जिस बिजनेस की गुडविल बहुत ज्यादा है वो बहुत अच्छे गुड्स बेच सकते हैं। देखिए गुडविल बनती है क्वालिटी से, तो यानी जिस भी बिजनेस के पास गुडविल है, तो गुडविल एक ऐसी एसेट्स है, यानी नेम उनका एक ऐसा नाम है बिजनेस का, एक ऐसा आपका नाम बन चुका है, ब्रांड बन चुकी है, जिससे आपके गुड्स इजीली बिक जाते हैं। तो ये एक ऐसी एसेट्स है जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करती है, तो ये आपको बेनिफिट दे रही है, इसकी वैल्यू भी होती है, आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट जनरली हम देखते हैं पब्लिशिंग हाउस में चलता है, जहां हम बुक छापना चाहते हैं। अगर मैंने किसी ऑथर से कोई कॉपीराइट खरीदा है कि मैं आपकी परमिशन से इस बुक को छापना चाहता हूं और छाप के पब्लिश करना चाहता हूं और पब्लिश करके मैं इसको लोगों को बेचूंगा, लेकिन इसके लिए ऑथर से मुझे कॉपीराइट खरीदने पड़ेंगे। ऑथर विल चार्ज मनी फॉर गिविंग मी अ कॉपीराइट, वो उसकी इनकम हुई, और मैं इससे बना के जो गुड्स बेचूंगा वो मेरी इनकम हुई। तो कॉपीराइट हुई मेरी असेट्स, इसकी वैल्यू भी है और ये बेनिफिट भी देता है। ऐसे हुए ट्रेडमार्क, बिजनेस के मार्क जो इतने फेमस हो जाते हैं कि जो कहीं भी लग जाएं, लाइक मर्सिडीज, ऑडी, तो वो उसकी एक बिजनेस की पावर और बिजनेस की पहचान बताते हैं और क्वालिटी बताते हैं। ऐसे ही एक वर्ड है आखिरी, पेटेंट। पेटेंट होता है जब आप कुछ इन्वेंट करते हैं, कुछ नया इन्वेंट करते हैं, और जो उस इन्वेंट का जो मेथड है वो आपको पता है, वो फॉर्मूला आपको पता है। अगर वो आप फॉर्मूला कोई कंपनी आपसे खरीदती है, देखिए आप कुछ भी इन्वेंट करेंगे तो अपने पास तो रखेंगे नहीं, आप जरूर कोई बड़ी कंपनी को अगर बेचते हैं तो जो कंपनी आपको पैसे देगी वो आपकी इनकम हुई, पर कंपनी के लिए पेटेंट क्या होगा? एसेट्स। तो हमने देखा एसेट्स क्या हुआ? जो आपको बेनिफिट दे और उसकी वैल्यू हो और आपकी प्रॉपर्टी हो। असेट्स को हमने 2 तरह से बांटा, जो 1 साल से ज्यादा है और 1 साल से कम, नॉन करंट और करंट। और नॉन करंट में एक असेट्स हुई टेंजिबल और एक हुई इनटेंजिबल। टेंजिबल जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है और इनटेंजिबल जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। अब आता है लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज क्या होती हैं? देखिए बिजनेस में अमाउंट, वो अमाउंट जो आपको पे करना है फ्यूचर में, अमाउंट विच यू विल हैव टू पे इन फ्यूचर, या अमाउंट जो बिजनेस वो करता है आउटसाइडर को, जो उनको आउटसाइडर्स को चुकाना है। जैसे आपने कोई गुड परचेज किया था, क्रेडिटर को पैसे देने हैं, बैंक का लोन चुकाना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसे एक्सपेंस जो उधार में है, अभी आपका पैसा देना बाकी है, तो वो आपकी हो गई लायबिलिटी। लायबिलिटी वर्ड बना है लाइबल से, आपका दायित्व है, आपको देना ही पड़ेगा। टाइप ऑफ लायबिलिटी पे आए तो टाइप ऑफ लायबिलिटी क्या होता है? देखिए टाइप ऑफ लायबिलिटी में हमारे आता है
नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, इसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं, ऐसी लायबिलिटी जो आपको 1 साल या 2 साल लंबे समय तक चुकानी है, विच इज पेबल आफ्टर 1 ईयर। इस साल नहीं, लंबे समय तक चुकानी है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, 5 साल का लोन है, वो हो गई मेरी नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी क्या है, जो हमें पेबल है विद इन 1 ईयर, एक ही साल में चुकानी है। जैसे शॉर्ट टर्म लोन, हमने 1 साल के लिए लोन लिया। क्रेडिटर, जिसे मुझे 3 महीने बाद पैसे चुकाने, वो मेरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसको हम करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। देखिए, लायबिलिटी को कुछ लोग इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी भी बोलते हैं। इंटरनल लायबिलिटी मतलब बिजनेस को जो पैसा अपने बिजनेसमैन को देना है। बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीजें हैं। हम अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के बनाते हैं, तो बिजनेस को जो जो पैसा बिजनेसमैन को चुकाना है वो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है, आपस की। और ऐसा पैसा जो बिजनेस को बाहर वालों को, थर्ड पार्टी को, जैसे क्रेडिटर को, बैंक को, एम्प्लॉयज को चुकाना है, वो हमारी हुई एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी आउटसाइड लायबिलिटी। तो ये हुआ लायबिलिटी के बारे में। आइए अब हम जानते हैं रेवेन्यू। कुछ लोग रेवेन्यू से बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, रेवेन्यू है इनकम जो रेगुलर नेचर की इनकम हो, रेकरिंग, जो बार बार हो। जैसे इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। देखिए, हम जो भी गुड्स बेचते हैं, हम एक दिन में ही बेचते हैं, हम रेगुलरली बेचते हैं। सर्विस हम रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं, या हमें घर का कोई रेंट मिल रहा है, या इंटरेस्ट मिल रहा है, या कमीशन मिल रही है, अगर वो रेगुलर बेसिस पे मिलती है तो वो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। जैसे मैंने मेरी कोई कार बेची, तो ये मेरा रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू वो जो रेगुलर बेसिस पे आए। अगर मैं कार का बिजनेस करता हूं तो वो मेरा रेवेन्यू कहलाएगा। तो रेवेन्यू है जो रेगुलर बेसिस पे हो। इसीलिए हमने एक और आजकल नया वर्ड आया है, हमने इसमें लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी ऐसा रेवेन्यू जो बिजनेस, जिस चीज को हम करते हैं, जो ऑपरेट करते हैं, उसे हम ऑपरेशन बोलते हैं, उससे जो पैसा आए उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये एक सेल्स का एक डिफरेंट वर्ड है। देखिए, मैंने क्या कहा, रेवेन्यू सेल्स भी हो सकता है और रेंट भी हो सकता है अगर रेगुलर मिल रहा है, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब बिजनेस को चलाने से जो खर्च हमें पैसा मिल रहा है। यानी अगर मैं क्लोथ्स का बिजनेस कर रहा हूं, उससे जो पैसा होता है सेल्स से, उसे बोलेंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम सेल्स को बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स। नेक्स्ट आता है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या होगा, हिंदी में इनको बोलते हैं खर्चे। कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स, जो खर्चे हुए हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में या बेचने में। गुड्स खरीदने से ही नहीं गुड्स बिकते, हमें बेचने के लिए भी एफर्ट करने पड़ते हैं। प्रोड्यूसिंग और सेलिंग से जो खर्चे हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सपेंस। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, बहुत ही सारे खर्चे होते हैं जिनसे हमारा व्यापार चलता है, इनको हम बोलेंगे एक्सपेंस। अब नेक्स्ट वर्ड है इनकम। अब इनकम थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, पर इनकम एक बहुत आसानी का वर्ड है। देखिए, अब बहुत आसान है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड को हम क्या बोलेंगे, हमने अभी आपको बताया रेवेन्यू। जो रेगुलर नेचर पे पैसा मिलता है उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू हमारी इनकम नहीं है। सेल करने से जो पैसा मिलता है वो हमारी इनकम नहीं होती। भाई, सेल्स अगर मैंने करी 5 लाख की, भाई उसमें कुछ कॉस्ट भी तो होगी। कॉस्ट माइनस करने के बाद जो, तो अब कॉस्ट क्या होती है ऑफ गुड सोल्ड, हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। तो रेवेन्यू तो क्या हुई, सेल्स ऑफ गुड, और कॉस्ट क्या हुई, एक्सपेंस। तो अगर हम इनकम किसे बोलेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू में से एक्सपेंस को अगर हम निकाल दें, जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा इनकम। यानी अगर मेरी 5 लाख की सेल्स है और उसमें 3 लाख मेरा खर्चा है, तो 2 लाख है मेरी इनकम। रेवेन्यू मेरी कभी भी इनकम नहीं होगी। कुछ लोग रेवेन्यू और इनकम में कंफ्यूज होते हैं। सी, रेवेन्यू है सेल्स, सेल्स जो मुझे पैसा मिला है उसमें से मैं खर्चे माइनस करूंगा, वो होगा मेरा इनकम। नेक्स्ट आता है लाइव स्टॉक। क्या आता है, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं, लाइक डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है, या कई लोगों को हॉर्स या बुलक कार्ट्स ये सब चलाने पड़ते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल, हॉर्सेस, इनको हम असेट्स मानते हैं क्योंकि ये मार्केट में मिलते हैं, इन्हें आप खरीद सकते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे, लाइव स्टॉक। इन्हें हम क्या बोलेंगे, लाइव स्टॉक। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमने आज आपसे डिस्कस किए, जिससे कि
आपको समझ आए। जब भी हम अकाउंटिंग करें, अगर ये वर्ड्स आएँ तो आप इनको अच्छे से समझ सकें, इनका मीनिंग आपको क्लियर कर सकें। तो ये था आज के बारे में जिसमें हमने टर्म्स सारे पढ़े। तो आगे वाली वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।